दोस्तों, हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो संघीय ढांचा है। जो व्यवस्था ऐसी की गई है कि सेंटर की पावर और स्टेट की पावर अलग अलग बताई गई है। और इसके बाद एक पावर और आती है जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसमें नगरीय निकाय होते हैं, नगर पालिका होती है, वो छोटी छोटी बॉडीज होती है, उसमें पंचायत भी आती है। तो मेनली दो पावर बताई गई हैं संवैधानिक तौर पे। अब मुझे आप एक बात बताएं कि मान लीजिए राजस्थान में कहीं कोई छोटी सी जगह है, छोटी बड़ी जो भी है, झुंझुनू हो सकता है, या मेरे नाम मुझे कोई ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, नाम की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, पर्टिकुलर कोई बात नहीं है, ये एक पूरे बृहत्तर रूप में ये बात है। मान लीजिए झुंझुनू नाम से कोई एक जगह है, वहां ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। ठीक बात है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए प्रधानमंत्री को दोष दिया जा सकता है? महाराष्ट्र में नागपुर है या सोलापुर कोई भी जगह है, वहां एक पेशेंट है, उसकी माताजी हो सकता है बीमार हो, बहन हो सकता है, या कोई भी सीनियर सिटीजन हो सकते हैं रिलेटिव, वो बीमार है। अब रेमडेसिविर, क्या नाम है उसका, डॉक्टरी ज्ञान के लिए माफ करना मुझे, रेमडेसिविर कोई इंजेक्शन है जो बताया जाता है कि कोरोना में ये रिकवरी इससे सबसे ज्यादा है। अब कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि अभी रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर जो भी इंजेक्शन है उस दवाई की जरूरत नहीं है। पेशेंट कहते हैं कि नहीं, फलाने को दिया था, उसको दिया था, ढिकाने को दिया था, तो हमारे पेशेंट को भी लगा दो। अरे भाई, वो डॉक्टर है, 6 साल की घनघोर पढ़ाई करने के बाद वो उस जगह पर आया है, डॉक्टर बना है, उससे ज्यादा ज्ञान होगा ना, उससे ज्यादा नॉलेज होगी ना, उस पर बिलीव करना होगा हमें, उसके ज्ञान पे, उसके नॉलेज पे बिलीव करना होगा कि रेमडेसिविर या पर्टिकुलर कोई दवा या कोई इंजेक्शन उस व्यक्ति के लिए, उस पेशेंट के लिए जरूरी है भी या नहीं है। कि उसको हमें लगता है कि हमारे पेशेंट को रेमडेसिविर या कोई पर्टिकुलर कोई इंजेक्शन दवाई की जरूरत है और वो नहीं दिया जा रहा, तो उसके लिए मोदी दोषी है। अरे भाई, वो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है। अगर आपका हॉस्पिटल कोई काम नहीं कर रहा है तो हॉस्पिटल का सीएमओ दोषी है। अगर आपके ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है तो आपका मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री है पर्टिकुलर, उसको आप कहिए ना, उस स्टेट का मुख्यमंत्री, उस स्टेट का स्वास्थ्य मंत्री ये क्या कर रहे हैं। और सारी समस्याएं कहां से आ रही है? या तो महाराष्ट्र परेशान है, या राजस्थान परेशान है, या दिल्ली परेशान है। यानी जितनी जगहों पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, जितनी जगहों पर मोदी के विपक्षी लोगों की सरकारें हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है। तो इसमें दोष किसका है? मोदी का, या अमित शाह का, या बीजेपी का, या आरएसएस का? क्या कोरोना की कैंपेन जो चलाई जा रही है वो बीजेपी चला रही है? इंडिया गवर्नमेंट चला रही है उसे। आप बीजेपी का विरोध करते करते इंडिया गवर्नमेंट का भी विरोध करने लगेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आप इंडिया गवर्नमेंट पे आप ताने लगा रहे, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शर्म नहीं आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? आप इतने बड़े हो गए, देशद्रोह करेंगे अब आप? बीजेपी को क्रिटिसाइज करिए। एक TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया है, या NDTV का न्यूज पोर्टल है, वो चाइना वुहान वायरस को अब इंडियन वेरिएंट बता रहा है। देखिए, अपने बाप चाइना का नाम लेने में उनके मुंह में दही जमते, उनकी अम्मा मर जाती है। और इंडियन वेरिएंट लिखने में जो कोरोना वायरस है वो वुहान वायरस है। सबको मालूम है, दुनिया जानती है चाइना वायरस है, वो चाइना से चला है, वुहान से चला है। चाइना की गलती है या नहीं है? चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है, कम्युनिस्ट पार्टी CCP चाइना जो है, वो इसके लिए कितनी जिम्मेदार है, कितनी नहीं है, तो देश दुनिया देखेगी, जानेगी और बताएगी। लेकिन भारत में बैठे ये दो कौड़ी के दलाल, ये दलाल मीडिया जिसको लिबरांडूस बोला जाता है, ये प्रेस्टिट्यूट, ये इंडियन वेरिएंट बताने लगे। तो मोदी विरोध में इतना नीचे गिर जाओगे
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और इंडियन वेरिएंट जैसे नाम लोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहीं ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है किसी हॉस्पिटल में, तो तुम्हें वहां के स्टाफ को बोलना चाहिए ना, तुम्हें उस पर्टिकुलर स्टेट के स्वास्थ्य मंत्री को बोलना चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए। अब ये काम यदि वहां के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं तो इसमें मोदी का दोष है, मोदी के प्रॉब्लम है। जब पिछले साल मोदी बोल रहा था कि लॉकडाउन लगाया जाएगा तो सेंटर का विरोध किया जा रहा था। इस बार मोदी ने लॉकडाउन सेंटर को ना देके स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी दे दी, तो भी मोदी दोषी हो गया। मैं खुद लॉकडाउन का समर्थक नहीं हूं, लॉकडाउन लगाना चाहिए। लॉकडाउन लगाने से जो उसका वायरस की जो साइकिल है वो टूटती है, लेकिन मैं दूसरी परिस्थितियों से की वजह से लॉकडाउन का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग, फल सब्जी रेहड़ी वाले मजदूर ये खत्म हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से और खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं लॉकडाउन को सही नहीं मानता। इसका कोई पैरेलल कोई चीज लानी चाहिए कि जो वायरस को भी काउंटर कर सके और हमारी छोटी मध्यम अर्थव्यवस्था, मिडिल क्लास की जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है, वो भी खत्म ना हो। तो ये चीज देखी जानी चाहिए कि हम विरोध कहां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। क्या सभी छोटी बड़ी चीजों के लिए मोदी और आरएसएस दोषी हैं? अब आप मुझे एक बात बताइए, हमारा जो संवैधानिक ढांचा है वो इलेक्टोरल फॉर्मेट को बोलता है। इलेक्टोरल फॉर्मेट में जाने के लिए कोई मोदी अकेला तो जवाबदार नहीं है। पूरी पार्टीज, जो जितनी भी पार्टीज है छोटी बड़ी, वो सभी इलेक्टोरल फॉर्मेट में जाने के लिए बाध्य हैं और जाएंगी। और क्यों नहीं जाना चाहिए? जैसे एक शिक्षक का काम पढ़ाना है, डॉक्टर का काम इलाज करना है, वैसे ही जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनको इलेक्शन फाइट करना उनका धर्म है। और जब ईसी बना है, इलेक्शन कमीशन बना है उस पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो पर्टिकुलर काम इलेक्शन बॉडी कराएगी। और अगर आपको कोई परेशानी थी तो आप इलेक्शन कमीशन को बोलते कि साहब अभी ना करवाएं। और इसके लिए भी मैं पर्टिकुलर खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से कम 2019, और मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूं कि ये सब भीड़ भड़क्का, भीड़ तंत्र नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को अब जो कैंपेन है वो वर्चुअल कैंपेन की तरफ आना चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू, और इस तरह से टीवी पर, कंप्यूटर सिस्टम पर, मोबाइल के थ्रू अपनी कैंपेन को चलाना चाहिए। लोगों की भीड़ भड़के और आवाजाही को कम से कम करना चाहिए, इससे खर्च बचेगा और लोगों को महंगाई नहीं मिलेगी। लेकिन बंगाल के पहले इनकी नानी मर गई, नहीं बोले इससे मोदी को फायदा होगा। और आज जब बंगाल से इनका सुपड़ा साफ होने लगा है तो ये फिर मोदी को गरियाने लगे हैं। जब वर्चुअल कैंपेन की जब बात कही गई थी तब आपको पसंद नहीं आया था, तब आपको लगा था इससे मोदी को फायदा होगा। और जब मैदान में मोदी और शाह और उनकी पूरी टीम कूद गई तो आप भागे भागे फिर रहे। 2 महीने 3 महीने की कैंपेन में वो राहुल गांधी नाम का चूहा वो तो दिखा ही नहीं कहां है, और अब लास्ट मूवमेंट में आके कह रहा है कि मैं कोरोना की वजह से इलेक्शन कैंपेन में नहीं हूं। नहीं हो तो मत है ना भाई, क्यों है तो कौन बुला रहा है तुझे, मत आ। और तेरे आने से भी फर्क क्या पड़ता। ममता बनर्जी ने सरेंडर कर दिया। अरे तुम ग्राउंड पे रहोगे नहीं, वो 12-12 घंटे की रैलियां कर रहे हैं, 12-12 घंटे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं। आज उनको इलेक्शन का परिणाम मिल रहा है, उनके फेवर में जा रहा है। जब सारी ये लिब्रांडू गैंग जब देख रही है बंगाल इनके हाथ से खिसकता जा रहा है तो आज सारे बिलबिलाने लगे हैं। ये कहां तक सही रहेगा? और मैं बता रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारी चीज सही हो रही है। ये लिब्रांडू जो भड़बड़ा रहे हैं ना, क्योंकि इनसे स्टेट खिसकती जा रही है। और मैं खुद, आप हिंदू राष्ट्रवादियों को चाहे हिटलर बोले, चाहे कुछ भी बोले या किसी भी तरीके से करें, हमारा राष्ट्रवाद जो है वो भारत को सक्षमता की तरफ ले जाने वाला है, हिंदुओं को समर्थ और सक्षम बनाने के तरफ ले जाने वाला है। इससे दूसरे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इससे हिंदू समर्थ होगा, सामर्थ्यवान होगा और भारत सामर्थ्यवान होगा। दूसरों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है यदि वो भारत के दुश्मन नहीं है तो। और मैं कहता हूं, सेंटर को ताकतवर बनाए जाने की जरूरत है। यदि आज आपको चाइना जैसी कम्युनिस्ट पार्टियों से, कम्युनिस्ट ताकतों से लड़ना है तो आपको केंद्र को सक्षम बनाना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।